जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3191। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। दोनों पक्षों के बीच युद्ध अत्यंत तीव्र था। दोनों पक्ष कुलीन वर्ग के थे। लाइट रेस के युद्ध किले ने सभी प्रकार के भयानक हमले किए। एक युद्ध किला दुनिया के एक हिस्से की रक्षा करने और मनुष्यों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त था। मानव पक्ष में जैसे ही बिगुल बजा, अंततः युद्ध के जानवर प्रकट हुए। ये जानवर तारों के समान विशाल थे और वे युद्ध के किलों से लड़ते हुए भयानक शक्ति से रौंदते थे। चाहे वह युद्ध के किले हो या युद्ध के जानवर, उन सभी को बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती थी। इन्हें प्राप्त करने के बाद भी इनके रखरखाव के लिए उन्हें बहुत सारे संसाधनों की भी आवश्यकता होती थी। वे कोई ऐसी चीज नहीं थे जिसे एक छोटी जाति वहन कर सकती थी। दोनों जातियां मानव महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम थी। इस समय उनके तुरुप के पत्ते खुल गए थे और वे भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। एक के बाद एक युद्ध के किले नष्ट हो गए और लाइट रेस के विशेषज्ञों को भी मानव घुड़सवार सेना ने रौंद दिया। एक के बाद एक युद्ध के जानवर बह गए और नीचे गिर गए। उनके विशाल शरीर ढह गए और भूकंप और सुनामी पैदा हो गई। दोनों पक्षों के बीच युद्ध अत्यंत क्रूर और तीव्र था। ये किसी की भी कल्पना से परे था। ये दुनिया के अंत जैसा था। इन युद्ध किलों के प्रतिरोध के साथ मानव जाति की प्रगति की गति निस्संदेह बहुत धीमी थी। ये पहले जैसा नहीं था, जब मानव जाति एक लंबे तीर की तरह थी जो हजारों मील तक लाइट रेस की रक्षा को नष्ट कर सकती थी, जिससे उन्हें सभी दिशाओं में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मानव संप्रभु, ऐसा लगता है जैसे मुझे ये स्वयं करना होगा। आप सेना के बीच में रहें और बाकी मुझ पर छोड़ दें। हम लाइट रेस को प्रतिक्रिया करने के लिए कोई समय नहीं दे सकते। हमें जल्द से जल्द उनकी रक्षा को तोड़ना होगा और लाइट सेंट माउंटेन में प्रवेश करें। केवल तभी हम गश्ती दूत के दाहिने हाथ बन सकते हैं और सभी विदेशी विशेषज्ञों को मार सकते हैं। फेगी शी अंततः अपने बादल बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मानव संप्रभु से कहा। हालांकि मानव संप्रभु भी अग्रिम पंक्ति में जाना चाहता था। वह जानता था कि किसी को सेना के बीच में रहना होगा और सेना का कमांडर भी अपरिहार्य था। वह बचपन से ही युद्ध कला सीख रहे थे और उन्हें एक अद्वितीय प्रतिभा माना जा सकता है। अन्यथा वह अपने सभी प्रतिस्पर्धियों से अलग नहीं रह पाता और अंततः सुई सॉवरेन का बंद दरवाजे वाला शिष्य बन जाता। अंत में वह एक सम्राट भी बन गया। निस्संदेह मानव संप्रभु ने इन बातों को समझा। तब आपको सावधान रहना होगा। हालांकि लाइट रेस के अधिकांश विशेषज्ञों को गश्ती दूत ने रोक दिया है या मार डाला है, फिर भी यह कहना मुश्किल है कि उनमें से कुछ बचेंगे या नहीं। मानव संप्रभु ने कहा, मैं समझता हूँ। इतना कहने के बाद फैनगई इंसानों की सेना में गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही युद्ध की अग्रिम पंक्ति में था। वह युद्ध किला जो ऊर्जा की आश्चर्यजनक धाराएं उगल रहा था और जिसने लाइट रेस के अनगिनत संसाधनों को भस्म कर दिया था, उसके सामने प्रकट हुआ। बढ़ाना। फेगी दहाड़ उठी। उसका शरीर हवा में फैल गया और एक धर्म विश्व में बदल गया। वह एक विशालकाय प्राणी की तरह दिखता था जो आकाश और पृथ्वी को संभाल सकता था। लाइट कबीले के कई लोगों ने डर के मारे उस अद्वितीय आकृति को देखा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था, वे उसकी आभा से एक अभूतपूर्व और भयानक दबाव महसूस कर सकते थे। टकराना। फेगई ने अपना हाथ खोला और एक विशाल गद्दे की तरह युद्ध किले की ओर थप्पड़ मारा। अचानक पूरे युद्ध किले पर एक विशाल शक्ति का प्रहार हुआ। इस विशाल हाथ के सामने किसी भी प्रकार की रक्षा कुछ भी नहीं थी। इसे एक पल में टुकड़ों में तोड़ दिया गया और लाइट रेस के सभी विशेषज्ञ हिंसक शक्ति द्वारा मारे गए। यह एक शाही सम्राट की शक्ति थी। इन युद्ध किलों में शिखर स्तर के दिव्य राजा और अर्ध सम्राट भी थे। हालांकि एक शाही सम्राट के सामने ये लोग कुछ भी नहीं थे। वे एक झटका भी नहीं झेल सके। केवल एक शाही सम्राट ही एक शाही सम्राट के विरुद्ध लड़ सकता था। बाकियों के पास तो ऐसा करने की योग्यता ही नहीं थी।
ओहो, फेंगाई जी के पीछे चलने वाले कई मानव शूरवीर खुशी से दहाड़ने लगे। वे लंबे समय से इस युद्ध किले पर हमला कर रहे थे, लेकिन फेंगाई जी ने इसे एक ही थप्पड़ से ध्वस्त कर दिया था। इतनी बड़ी शक्ति उनके पक्ष में थी, वे इससे खुश कैसे नहीं हो सकते थे। फेंगाई के पीछे अधिक से अधिक मानव सेनाएं इकट्ठी हो गईं। फेंगी के नेतृत्व में वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर गया, चाहे वह युद्ध का किला हो या लाइट रेस के युद्ध जानवर। वे फेंगाई के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सके, वे सभी टुकड़े टुकड़े हो गए। लाइट रेस ने जिस रक्षात्मक रेखा को अभी अभी स्थिर किया था, वह फेंगाई के हमले के तहत ध्वस्त हो गई। इस बार वे 1000 मील दूर भी पीछे नहीं हट सके, क्योंकि वे सभी कुचलकर मार दिए गए थे। लाइट रेस में फेंगाई को रोकने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। आकाश और जमीन पर हर जगह मानव घुड़सवार सेनाएं थी। वे अजेय थे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहे थे। लाइट कबीले के कई शक्तिशाली प्राणी भयभीत थे। ऐसी ताकत के सामने कोई भी उसका विरोध नहीं कर सका। उनमें से कई ने निराशा में खुद से पूछा, हमारे शाही सम्राट अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुए? प्रकाश संत सम्राट अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? वह फेंगाई कबीले को कहर बरपाते हुए क्यों नहीं देख सकता? यह व्यावहारिक रूप से हेक्स का उपयोग करने वाली मानव जाति थी। यह एक बग था, यह बिल्कुल भी सामान्य स्थिति नहीं थी। आमतौर पर लाइट रेस के शाही सम्राट को बहुत पहले ही आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुन सका। इस समय मानव घुड़सवार सेना, जो अधिक से अधिक आज्ञाकारी हो रही थी, पहले से ही पागल हो गई थी। उनका पूरा शरीर खून की परत से ढका हुआ था। खून की यह परत उनकी हत्या के इरादे का प्रतीक थी, साथ ही उनके शरीर पर उनके दुश्मनों का खून भी था। जैसे जैसे मानव सेना करीब आती गई, लोगों को प्रकाश के पवित्र पर्वत की छाया भी धुंधली दिखाई देने लगी। जीत उनके सामने थी। अनगिनत साल पहले प्रकाश जाति के उदय के बाद से मानव जाति के लोहे के खुर बहुत लंबे समय तक यहाँ दिखाई नहीं दिए थे। वे अब प्रकाश के पवित्र पर्वत को भी नहीं देख सकते थे। जैसे जैसे मानव सेना पवित्र पर्वत के करीब आती गई, लाइट रेस के अधिक से अधिक शक्तिशाली प्राणी विरोध करने के लिए सामने आए। अंततः सभी प्रकार के अलार्म बज रहे थे, जो लाखों मील तक फैल रहे थे और लोगों के दिलों को झकझोर रहे थे। कई जादुई संरचनाएं तुरंत सक्रिय हो गईं, और रक्षात्मक स्क्रीन जिनका कई वर्षों से उपयोग नहीं किया गया था, वे सभी एक ही बार में सक्रिय हो गईं। लाइट रेस चाहे कितनी भी पागल क्यों न हो, वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि मानव सेना वास्तव में एक बार में पवित्र पर्वत के सामने पहुंच सकती है। वे विशिष्ट सैनिक कहाँ थे? क्या वे सभी मर गए थे? उन्हें नहीं पता था कि लगभग समय हो गया था। जिस गति से वे लोग पीछे हटे, वह गति मानव सेना की भी नहीं टिक सकी। वे केवल मानव सेना के हाथों ही मर सकते थे। उनमें से कई के पास मरने से पहले खबर फैलाने का समय भी नहीं था। अधिक से अधिक युद्ध किले जमीन से ऊपर उठे। उन्हें अमर और अजेय माना जाता था, लेकिन अब वे सभी मानव घुड़सवार सेना के हमलों के तहत नष्ट हो गए। वे बिल्कुल भी टिक नहीं सके। फेंगाई कबीले की सेना पहले ही रक्षात्मक रेखा तोड़ चुकी थी, वे बिल्कुल भी टिक नहीं सके। यह एक नरसंहार था। मानव सेना बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थी। शाही सम्राट के बिना वे फेंगाई के एक भी हमले का विरोध नहीं कर सकते थे। यद्यपि उन्होंने रक्षात्मक रेखा पर जिन सैनिकों को तैनात किया था वे कुलीन थे, वे स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी सेना के हमले का विरोध नहीं कर सके। यह ऐसा था जैसे कोई चींटी किसी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। यहाँ तक कि वे शक्तिशाली अर्ध सम्राट भी बच नहीं सके। जिसने भी सामने आने का साहस किया, उसे फेंगाई ने ही मार डाला। एक समय रक्षात्मक रेखा पर मानव सेना के साथ भी लाइट रेस द्वारा ऐसा ही व्यवहार किया गया था। लाइट रेस में मानव जाति की तुलना में अधिक संप्रभु लोग थे। इसलिए जब तक उनमें से एक हिस्सा उसे और मानव सम्राट को रोक सकता था, बाकी लोग बिना किसी डर के मानव जाति विशेषज्ञों पर हमला कर सकते थे। उन्हें जबरन रोकने के लिए उन अर्ध सम्राटों को अक्सर खुद का बलिदान देना पड़ता था।
कई बार उन्हें लाइट रेस के हमलों से बचने के लिए सुई सॉवरेन द्वारा छोड़े गए ट्रम्प कार्ड का भी उपयोग करना पड़ा। उस समय लाइट रेस को निष्पक्षता की कोई परवाह नहीं थी। जब तक वे सबसे मजबूत मानव विशेषज्ञों को खत्म कर सकते हैं, सब कुछ इसके लायक होगा। यह विनाश का युद्ध था। मानव विशेषज्ञों को भारी क्षति हुई। यही कारण था कि मानव जाति के शाही सम्राट लाइट रेस की तुलना में कमजोर थे, भले ही मानव जाति अधिक मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्षमता वाले उन सभी विशेषज्ञों को लाइट कबीले द्वारा मार दिया गया था और उखाड़ फेंका गया था। उन्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। और अब ये सब वापस कर दिया गया। हल्की दौड़। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए कोई शाही सम्राट न होने का दर्द चखा। लाइट रेस के अर्ध सम्राटों के पास व्यूह रचना करने और फैनगाई के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक क्षण में ही वह पूर्णतया नष्ट हो गया। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। फेगई कोई नौसिखिया नहीं था जो हाल ही में एक शाही सम्राट बन गया। वह चौथे स्तर का विशेषज्ञ था जो शाही सम्राटों में सबसे शक्तिशाली में से एक था। कई इंसानों ने हत्या करने का आसमान हिला देने वाला इरादा जाहिर करते हुए फेगई के पीछे पीछा किया। वर्षों की घुटन एक ही रात में जारी हुई, जिसने पहाड़ों और नदियों को हिलाकर रख दिया, पूरे मानव प्रांत को हिला दिया। इस महान सेना द्वारा छोड़े गए जानलेवा इरादे के तहत दुनिया में हर चीज कांपने लगी और दुनिया में हर चीज शांत और कांप उठी। मानव सेना लगातार मजबूत होती जा रही थी। मोहरा सेना ने लाइट माउंटेन तक फैनगाई परिवार का पीछा किया, जबकि मानव सम्राट की कमान के तहत मध्य सेना ने शेष लाइट प्रकार के शक्तिशाली प्राणियों का सफाया कर दिया जो हमले से बच गए थे और उन्हें मार डाला। कभी कभी जब उनका सामना शिखर स्तर के अर्ध सम्राटों से होता था, तो मानव संप्रभु व्यक्तिगत रूप से उनका दमन कर देते थे। हालांकि वह शाही सम्राटों के बीच एक अद्वितीय विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी उसे इन अर्ध सम्राटों को दबाने में कोई समस्या नहीं थी। दोनों ने अच्छा सहयोग किया। लाइट रेस को भारी क्षति हुई। एक पल में वे सभी नष्ट हो गए, क्योंकि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। लाइट रेस के दाव सैनिक इकट्ठा होते ही हार जाते थे। वे मानव सेना की तरह एक सेना नहीं बना सकते थे, और यदि वे एक सेना नहीं बना सकते थे, तो यह अंडे से चट्टान पर प्रहार करने जैसा था। वे मानव सेना को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। इतनी भयानक गति के साथ मानव जाति की मोहरा सेना को पवित्र पर्वत प्रकाश की तलहटी में पहुंचने और पूरे स्थान को घेरने में देर नहीं लगी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।